नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। हाल ही में जेट एयरवेज का मामला हमें काफी सबक सिखा गया है। जी हां, जेट एयरवेज बंद होने से 22,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर खासा असर पड़ा। उनमें से अधिकतर लोगों के पास बच्चों की फीस या फिर होम लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि समय रहते एक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी फंड बनाया जाए, और अगर कभी नौकरी के बिना भी कुछ महीने गुजारने हो तब भी वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो बेहद जरूरी हो जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित कुकरेजा .com के फाउंडर अमित कुकरेजा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू पल्लवी। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी फंड होता क्या है, क्योंकि हमने ये हमेशा सुना है कि इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, अगर कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है तो उससे निपटने के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो दर्शकों को जरा ये समझाइए कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। देखिए, आपने थोड़ा तो कवर कर ही लिया इंट्रोडक्शन में। इमरजेंसी फंड आपको फैमिली की इमरजेंसी से डील करने के लिए बनाया जाता है। हम लोग हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि एक थोड़ी सी पूंजी अपनी लाइफ की कंटिंजेंसीज के लिए अलग से लिक्विड फॉर्म में रखा करें, बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में या किसी लिक्विड फंड में, क्योंकि आपकी लाइफ की जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं उनसे इमरजेंसीज जो क्रिएट होती हैं उसमें फिनेंशियल स्ट्रेस ना आए, उससे डील करने के लिए फंड होता है। कुछ इमरजेंसी के एग्जाम्पल जैसे देता हूँ, जॉब लॉस होना, जो आपने जेट का भी एग्जाम्पल दिया। दूसरा, किसी को मेडिकल इमरजेंसी होना, किसी फैमिली में उनके पेरेंट्स को मेडिकल इमरजेंसी होना और उनका हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना, या कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन जो एक मैटरनिटी लीव पे जाना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली में फाइनेंशियल डिपेंडेंस है उनके ऊपर, उस मैटरनिटी लीव के पीरियड को डील करना। ये सब छोटी छोटी प्लान्ड अनप्लान्ड इमरजेंसीज होती हैं जिनको हैंडल करने के लिए हमें इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन अगर अमित जी हम ये बात करें इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, ये तो आपने बखूबी समझा दिया। लेकिन अगर हमें अपने लिए इस तरह का कोई फंड बनाना है तो अपनी सैलरी के हिसाब से हमें कितने महीनों के लिए जो है पैसा इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि ज़रूरत के वक्त पर हमें ये काम आ सके और हमारे लाइफस्टाइल पर भी कोई खासा असर ना पड़े। दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला, अगर आप जॉब करते हैं और आपकी जॉब किसी एक पोजीशन पे है तो आप उस पोजीशन को एवैल्यूएट करके आप 6 से 12 महीने का या 6 से 24 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। क्योंकि आपका जॉब का जाना, अगर वो एक्सीडेंटल होता है, अगर वो कंपनी ले ऑफ करती है, तो आपको ये देखना है कि आपको नई जॉब कितने महीने में, वर्स्ट केस में, मोस्ट कंजर्वेटिव सिचुएशन में लग सकती है। क्या आपकी पोजीशन बहुत सीनियर है? अगर हाँ, तो उसको नया जॉब लगने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्या आपकी पोजीशन अभी जूनियर है या करियर बिगनर है, तो आपका जॉब शायद 2 महीने में ही लग जाएगा। तो आप अपनी जॉब सिचुएशन को इस बेसिस पे इवैल्यूएट कीजिए कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, उस डेजिग्नेशन पे नया जॉब कितनी आसानी से लगता है, और आप किस इंडस्ट्री में हैं। एविएशन इंडस्ट्री में शायद जॉब मुश्किल से लगता है, आईटी में शायद रिलेटिवली आसानी से लग जाता है, फार्मा में शायद और भी आसानी से लग जाता है। तो आपकी इंडस्ट्री और आपके जॉब डेजिग्नेशन इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर या मिनिमम एक्सपेंस आपके जॉब ना होने से कितना होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, तो आपको कम से कम 1 साल, 6 महीने से 1 साल के बीच का खर्च जो है उसके बराबर का इमरजेंसी फंड जो है वो जरूर बनाना चाहिए। लेकिन अमित जी, सवाल ये है कि क्या इस फंड के अंदर हमें अपने तमाम खर्चों को शामिल करने लेना चाहिए? मतलब मसलन कि अगर हम बात करें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई या फिर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई या तमाम EMI जो होती हैं, उन सब का भी हिसाब किताब पूरा लगाना चाहिए और उसके बाद जो है फंड इकट्ठा करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप ये मान के चलिए कि अगर आपका जॉब नहीं है और आपके जो एक्सपेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ज़रूरी एक्सपेंस है, जैसे कि आपका EMI एक ज़रूरी एक्सपेंस है, तो या तो आप जॉब जाने से पहले पूरा लोन चुका दें, और अगर आपको वो मौका ना मिला हो तो EMI और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपके इस मंथली एक्सपेंस में जुड़ेंगे और आप उतने ही महीने का कैलकुलेशन करके उस इमरजेंसी फंड को बना के रखें।
बिल्कुल, तो उतने महीने का कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए और उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाइए और इसके अंदर तमाम छोटे छोटे खर्चे हमें इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस होती है या फिर उनकी ट्यूशन फीस होती है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम कहीं से भी किसी तरह का भी वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ट्यूशन फीस वगैरह भी जो है अपने फंड में ज़रूर शामिल करें। लेकिन फंड बनाने की आखिरकार रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से जो है हमें निवेश करना चाहिए, कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए और उसके बाद फंड बनाना चाहिए? देखिए, जब भी आप इमरजेंसी कॉर्पस या इमरजेंसी फंड बनाते हैं, आपको सबसे पहले ये 2 या 3 बातें ध्यान में रखनी है। वो पैसा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकें। दूसरा, वो पैसा रिस्की एसेट में नहीं होना चाहिए, वो पैसा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में या लीस्ट रिस्क फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, अगर आप उसमें टैक्स एफिशिएंसी ला सकते हैं, जो मैं एलैबोरेट करूंगा बाद में, तो उसको आप लेके आइए। लेकिन आप ये चीज़ और देख लीजिए, अगर आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट 10% का है या 20% का है, तो आप ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है या उससे ऊपर वाले टैक्स ब्रैकेट में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पैसे को, इमरजेंसी फंड वाले कॉर्पस को, डेट फंड में रखिए, जहां पे रिलेटिवली कम रिस्क होता है और उसमें आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। इंडेक्सेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी लगाई हुई लागत को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देता है, और जब 3 साल के बाद अगर आपकी कोई इमरजेंसी ना होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और वो पैसा वहीं रखे रखे एक्यूमुलेट होता है और इंटरेस्ट अर्न कर रहा होता है, तो उसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी मिल जाती है, उसमें आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिल जाता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता है। तो अगर आप हायर इनकम टैक्स स्लैब में हैं तो डेट फंड में रखिए, और अगर लोअर इनकम टैक्स स्लैब में हैं तो फिक्स डिपॉजिट में रखिए, और अगर आप हायर इनकम में हैं और डेट फंड में रख रहे हैं तो मैं बोलूंगा 50% इमरजेंसी कॉर्पस लिक्विड फंड में रखिए और 50% इमरजेंसी कॉर्पस अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में रखिए। बिल्कुल, तो जिस तरह से अमित जी ने आपको बताया है उसी तरह से आपको इमरजेंसी फंड जो है वो जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप अपने पैसे को पार्क करेंगे तो आपके ऊपर टैक्सेशन का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। खैर, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, कितना पैसा आपको अपने इमरजेंसी के लिए इकट्ठा करके रखना चाहिए, तो अमित कुकरेजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप अपने सवाल सीधा हमसे पूछ सकते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए, जहां पर इस वक्त हमारा ये शो लाइव है। वहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में हम शामिल कर पाएं। इस बीच में हमारे साथ अमित जी कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास पहले चलते हैं, फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि नमस्कार। अल्टरनेटिव टू बैंक एफडी क्या हो सकते हैं? जैसे कि बैंक एफडी जो है, जैसे मेरा 20% टैक्स स्लैब में है, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा जो है टैक्स देना पड़ता है, तो मैं अल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहा हूँ जिसमें टैक्स भी मतलब ठीक ठाक हो। जी, तो अमित जी, सौरभ जी का सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि पैसे को एफडी में रखा जाए या लिक्विड फंड्स को चुनना जो है बेहतर होता है। कुछ फंड्स के नाम भी ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई फंड आप सुझा पाए जिसमें ये निवेश कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये टैक्स से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जानना चाहते हैं अगर ये एफडी के अलावा किसी और विकल्प में निवेश करते हैं तो। देखिए सौरभ, अगर इनकम टैक्स ब्रैकेट 10 या 20% वाले ब्रैकेट में है तो ये अपना इमरजेंसी फंड फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। ये 20% के ब्रैकेट में आते हैं। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि ये फिक्स डिपॉजिट में रखें। लेकिन फिर भी कभी इनका अगर टैक्स ब्रैकेट 30% हो जाए तो मैं इनको 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं ताकि इनकी तैयारी पूरी रहे। ये लिक्विड फंड में सौरभ अपना पैसा रख सकते हैं। उसमें एडवांटेज ये होता है कि वहाँ TDS डिडक्शन नहीं होता, और जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तब तक आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। तीसरा, अगर आपका वो इन्वेस्टेड मनी 3 साल से ज़्यादा रह जाता है तो आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिल जाता है, तो इफेक्टिवली आपका टैक्स 8 से 10% ही रह जाता है ऑन दी कैपिटल गेन्स। तो लिक्विड फंड में सौरभ पैसा रखना शुरू कर सकते हैं अभी भी।
और 2-3 नाम मैं बता देता हूं सौरभ की रेडीनेस के लिए। फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड और एक SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इन 3 में से आप किसी भी फंड में या किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि जो भी फंड आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें AAA रेटेड स्कीम्स हों, कोई भी AA या सिंगल ए रेटेड स्कीम्स ना हो, तो आपका पैसा ज्यादा सिक्योर रहेगा। बिल्कुल, तो सौरभ बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात इमरजेंसी फंड से जुड़ी हुई है। तो जैसा अमित जी ने भी आपको बताया है कि जिन फंड्स में भी निवेश करें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनमें निवेश जो हो रहा है वो AAA स्कीम्स में हो रहा है। AA या सिंगल ए रेटेड स्कीम्स में अगर निवेश हो रहा है तो ऐसे फंड्स को आप ना चुने, ये आपके लिए बेहतर भी रहेगा। अमित जी, अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। आखिरकार इमरजेंसी फंड अगर किसी व्यक्ति ने तैयार करना है तो कैसे तैयार किया जाए? अगर फर्ज कीजिए किसी की मंथली सैलरी 50,000 रुपए है तो कैसे जो है शुरुआत की जाए? क्या सारा का सारा पैसा जो है हर महीने सीधा फंड्स में लगा दिया जाए या कुछ पैसा FD में रखा जाए, उसके बाद जो है लिक्विड फंड्स वगैरह या हाइब्रिड फंड्स को चुना, माफ कीजिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स को चुना जाए? एकदम से अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप धीरे धीरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस बनाएं। आपकी जो ज़रूरी घर खर्च है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बाद जो भी पैसा बच रहा है उस पैसे को आप SIP के थ्रू या तो रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दें या फिर SIP के थ्रू किसी लिक्विड फंड में डाल दें। अगर आपको म्यूचुअल फंड का तजुर्बा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आधा पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में डालें और आधा पैसा लिक्विड फंड में डालना शुरू करें। और जब आपका लिक्विड फंड में कॉन्फिडेंस बन जाए, आपको ये दिखे रिकरिंग डिपॉजिट के कंपैरिजन में कि लिक्विड फंड भी उतना ही रिटर्न दे रहा है या उससे बेहतर रिटर्न दे रहा है और उसमें टैक्स का फायदा भी है, तो आप धीरे धीरे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को भी अपने इमरजेंसी फंड कॉर्पस में ऐड कर सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो आप इसको कुछ समय दीजिए, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, और फिर इस धीरे धीरे इस समय से आपका जो एक्सपीरियंस हो रहा है फिर आप धीरे धीरे अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में एक्सपीरियंस या एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे जो है आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा और उसके बाद देखना परखना होगा कि क्या आपके लिए बेहतर है, उसी हिसाब से जो है आपको अपना इमरजेंसी फंड तैयार करना होगा। खैर, इस बीच में अमित जी हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। वशिष्ठा प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको ईमेल के थ्रू सेंड किया है। हेलो जी मैम, तो जी। मैं अपने पोर्टफोलियो पे व्यू चाह रहा हूँ कि मतलब मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैम, क्या मेरे पोर्टफोलियो में जो फंड मैंने शामिल किया है वो क्या सारे सही हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए? बिल्कुल। और आपने अपने लिए क्या कुछ अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है? मैम, एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट पर्पस है। जी, तो अमित जी, वशिष्ठा जी ने हमारे पास अपना ईमेल के जरिए पूरा सवाल भेजा हुआ है जिसपे ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है फिलहाल 40 साल है, सरकारी कर्मचारी और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं। वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट के लिए ये फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। 6 फंड्स में ये फिलहाल निवेश कर रहे हैं। एक्सेस फोकस 25 फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, LNT मिड कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और साथ ही SBI स्मॉल कैप फंड भी इनके पास है। इसके अलावा LIC जीवन सरल पॉलिसी में भी ये प्रीमियम भर रहे हैं 12,065 रुपए। और इसके अलावा इन्होंने इमरजेंसी फंड भी अपना एक बनाया हुआ। अच्छी बात यह है फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड में इन्होंने निवेश किया हुआ है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि सारे के सारे जो निवेश है वो डायरेक्ट है। तो ऐसे में आप इनको क्या सलाह देंगे? इनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर इसी पोर्टफोलियो को ये जारी रखें? ये थोड़ा सा इनको मैं सजेशन दूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में चेंज करें। जो इनके फंड्स जिसमें इनको कंटिन्यू करना है वो हैं एक्सेस फोकस 25, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड LNT मिड कैप। इसमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करें। लेकिन जो HDFC स्मॉल कैप है और जो SBI स्मॉल कैप है इसमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दें। इसमें और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, रिडेम्पशन की भी ज़रूरत नहीं है, बस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ना करें। जो इन्होंने LIC जीवन सरल पॉलिसी की है, मैं
इन मनी बैक प्लान्स में हमेशा यही बोलता हूं कि आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, क्या ये आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो सरेंडर कीजिए और टर्म प्लान ले लीजिए, चाहे वो LIC का हो, चाहे वो आदित्य बिरला सन लाइफ का हो, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल का हो। और अगर ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। तीसरा, जो आपका इमरजेंसी फंड है वो एक अच्छा स्कीम आपने चूज किया हुआ है, विच इज़ फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड। इसमें आप बने रहें। ये ध्यान रहे कि आपका इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने का आपका मंथली एक्सपेंस एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करें। और आपका जो अभी का कॉर्पस है 5 लाख का, वो धीरे धीरे, अगर आपके पास 20 साल का भी होराइजन है और आप 8-10 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप 1-2 करोड़ से कम एक्यूमुलेट कर पाएंगे। आपका एक्यूमुलेशन भी अच्छा होगा। आप बस मार्केट के उतार चढ़ाव में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बनाए रखें। बिल्कुल, तो वशिष्ठा जी अपने सिप्स को जो है वो ज़रूर जारी रखिएगा, निवेश को बीच में बिल्कुल मत रोकिएगा, चाहे बाजार में आपको कितना भी उतार चढ़ाव देखने को मिले। आज हम मनी गुरु में चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी फंड्स के बारे में। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में अगर आपकी नौकरी चली जाती है, कुछ महीने आपको ऐसा बिताना पड़ता है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो ऐसे में आपको इमरजेंसी फंड ही आपकी मदद करेगा, आपके तमाम खर्चों को पूरा करेगा। और चर्चा में हमारे साथ अमित कुकरेजा जी भी जुड़े हुए हैं। अमित कुकरेजा जी, जैसा कि ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रही थी, आपसे आपके पसंदीदा फंड्स तो मैं जानूंगी जिसका इस्तेमाल दर्शक कर सकते हैं अपना इमरजेंसी कॉर्पस बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले जरा ये भी समझाइए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, और जब हम कोई इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो अक्सर किस तरह की गलती जो है निवेशक कर जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर करता है जब वो इमरजेंसी फंड कॉर्पस बनाता है, तो वो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न पे ध्यान दे बैठता है। और अगर वो सिर्फ ज़्यादा ROI वाली चीज़ों पे ध्यान देगा तो वो इस चीज़ को भूल जाएगा कि हर इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क फैक्टर होता है, और जब वो रिस्क फैक्टर कम होता है तो आपका रिटर्न कम होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो AA रेटेड या सिंगल A रेटेड वाली डेट फंड, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो उसमें रिस्क होगा। रिसेंटली हमने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, चाहे वो IL&FS का इंसिडेंट हो, चाहे DHFL हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे या तो डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं या डिफ़ॉल्ट्स होने की संभावना बनी है, जिसकी वजह से उस म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी कम हो गया और उसमें कैपिटल लूज करने का रिस्क भी बढ़ गया। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपकी डेट फंड वाली इन्वेस्टमेंट एक FD के रेट ऑफ रिटर्न को मैच करती है और उसमें AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, तो वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि उसमें टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। अगर आपका इमरजेंसी फंड कभी यूज़ ना हुआ 3 साल तक, तो आपको उसमें लोअर टैक्स देना पड़ेगा, उसमें TDS नहीं कटता। तो ध्यान रहे कि टैक्सेशन की मिनिमाइजेशन हो, रिस्क की मिनिमाइजेशन हो और रिटर्न की मैक्सिमाइजेशन हो, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन बना रहे। बिल्कुल, कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो बना रहे, लेकिन निवेश करने से पहले एक चीज़ और ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि निवेश सलाहकार की राय लीजिए, उनकी मदद लीजिए और उसके बाद ही अपने अंतिम फैसलों का निर्णय लीजिएगा। खैर, इस बीच में एक सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया है सनवर का। सनवर बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 20 साल है। अमित जी, बहुत अच्छी बात यह है कि इतनी कम उम्र में ये निवेश की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, नए निवेशक हैं और शुरुआत जो है वो 3,000 रुपए से करना चाहते हैं और इसके साथ ही इन्होंने ये भी सोचा हुआ है कि 2 साल के बाद ये 3,000 रुपए और भी डालेंगे अपने निवेश के लिए। इन्होंने अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है, 25 साल में इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए। कुछ फंड्स का इन्होंने सिलेक्शन किया है और जिसमें 4 फंड्स इन्होंने हमसे ये जानने की कोशिश की है कि इनमें से किन फंड्स में वो निवेश कर सकते हैं। इनके चुने हुए फंड्स हैं SBI स्मॉल कैप फंड है, उसके अलावा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड है और साथ ही मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। तो अभी आपकी राय चाहते हैं कि कैसे ये अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएं और किन किन फंड्स में निवेश करें। सबसे पहली बात, सनवर एक स्मार्ट इन्वेस्टर लग रहे हैं जो 22 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना इनको ये है कि ये जल्दी से जल्दी करोड़पति बने और जो जितनी यंग एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है वो फर्स्ट करोड़ का माइलस्टोन भी जल्दी टच करता है। इनको अगर 25 साल में 1 करोड़ बनाने हैं तो ये सिर्फ 4,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करेंगे हर महीने और अगर इनका रेट ऑफ रिटर्न 14 से 15% वाला इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा तो ये 25 साल में 1 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि ये एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम एंट्रेंट हैं, इनको म्यूचुअल फंड की साइकिल को समझना होगा, जो कि एक कैपिटल मार्केट्स या इंडेक्स की साइकिल से रिलेटेड होती है। तो इनको कम से कम एक साइकिल का अप और डाउन देखना होगा। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि ये लार्ज कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें और धीरे धीरे जैसे इनका एक्सपीरियंस बनता जाए ये मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दें। जो इन्होंने 4 स्कीम्स दी हैं, मैं बोलूँगा उसमें से सिर्फ 3 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और एक को छोड़ दें। पर जिन 3 को मैं बोलना चाहता हूँ वो हैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, मेराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड, मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तीनों के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट्स करें, हर महीने इन्वेस्टमेंट्स करें, चाहे मार्केट बुल हो या बेयर हो, और अपनी पोर्टफोलियो को एवरी ईयर रिव्यू करते रहें और जहां ज़रूरत पड़े फंड परफॉर्मेंस की वजह से पोर्टफोलियो में सुधार करने के लिए तो वो ज़रूर करते रहें। बिल्कुल। तो सनवर जी, इक्विटी से जुड़े हुए तमाम जोखिम समझे और इससे बेहतर ये रहेगा कि आप लार्ज कैप फंड्स के साथ जो है शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका अनुभव जो है वो निवेश में बढ़ता जाए वैसे वैसे आप मल्टी कैप या फिर मिड कैप फंड्स को भी चुन सकते हैं। और अमित जी, अब वो वक्त आ गया है जब हम आपके पसंदीदा फंड्स जाने जिनका इस्तेमाल जो है दर्शक कर सकते हैं अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। मैं 3-4 नाम बोलूँगा। पहला है एक्सिस लिक्विड फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड, तीसरा है एसेट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं जिनको देख के आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि ये फंड्स में कैपिटल इरोजन का रिस्क काफ़ी कम रहेगा। तो इन फंड्स को आप चुन सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।